कैन वी मूव? मुझे बताइए, आप लोग सब लोग हैं, चालू करें। ओके चलो। गुड इवनिंग शिवम, महिपाल, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मेघा। चलो दैट्स गुड। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, कल तक हमने सारा बैकग्राउंड तैयार कर लिया था एलिनो को लेकर। मैंने आपको ये समझा दिया था कि गुड इवनिंग सोल ऑफ गॉड। एक बार फटाफट रिकैप कर लें 2 मिनट के अंदर, फिर आगे बढ़ते हैं। तो कल तक मैंने आपको ये बताया था कि एलिनो का फॉर्मेशन कैसे होता है, और ये फॉर्मेशन होगा लॉन्ग सनस्पॉट साइकिल के समय, दीर्घ सौर गलन के सिद्धांत के समय, जब अर्थ के सरफेस के ऊपर जो सोलर इंसुलेशन है, सौर विकिरण है, उसके अमाउंट में, मात्रा और तीव्रता में कमी आ जाएगी। तो जब सोलर रेडिएशन की इंटेंसिटी में कमी आती है तो अर्थ के ऊपर हीटिंग और टेम्परेचर कम हो जाता है, तापमान और ऊष्मा का प्रभाव कम हो जाएगा, जिससे इक्वेटोरियल एरिया में एक वीक लो प्रेशर कंडीशन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और यही कारण है कि इक्वेटर और सब ट्रॉपिकल एरिया, मतलब विषुवत रेखा और उपोष्ण कटिबंध के बीच में जो दाब प्रवणता है, प्रेशर ग्रेडियंट है, वो कम हो जाता है। और जब भी कभी दाब प्रवणता या प्रेशर ग्रेडियंट कम होगा, फोकस, ठीक है, तो यहां पर हमें देखने को मिलेगा कि दो पवनें, दो विंड्स, वन इज ईस्टर्ली, अदर वन इज वेस्टर्ली, इनकी वेलोसिटी, इनका प्रोपिगेशन, इनका इम्पैक्ट भी कम हो जाएगा, इनका वेग कम हो जाएगा, इनका प्रभाव कम हो जाएगा। और जब जब कभी ईस्टर्ली और वेस्टर्ली का वेलोसिटी कम होती है, तब तब एलिनो के फॉर्मेशन की संभावना या पॉसिबिलिटी काफी बढ़ जाती है। ठीक है, अब ये एलिनो का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, पॉसिबिलिटी कैसे बढ़ रही है, इस पर हमें बात करना है, और कंसेप्ट को हम लोग यहां से आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अच्छा, मैंने आपको बताया, थोड़ा सा फटाफट आ जाइए, कि यहां पर हम पेरू का कोर्स दिखा रहे हैं। आज हम लोग कुछ कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं बच्चों, इसको ठीक से समझना है आप लोगों को। तो मान लो यहां पे हम लोगों ने पेरू का कोर्स दिखाया, ये पेरू का कोर्स है, ठीक, और ये इंडोनेशिया का कोस्ट है। यहाँ पर इंडोनेशिया के द्वीप समूह दोनों इक्वेटर के पास है, और यहाँ पर कहीं पर बेसिकली हमें उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया मिल रहा है या इंडोनेशिया मिल रहा है। ये ऑस्ट्रेलिया का महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट, ठीक। तो मैंने आपको बताया था कि जब ईस्टर्ली और वेस्टर्ली दोनों वीक हो जाती है, उनका वेग या वेलोसिटी कमजोर हो जाती है, तो हर एक ओशनिक करंट जो फ्लो कर रही है साउदर्न पैसिफिक ओशन, दक्षिणी प्रशांत महासागर में, जैसे अगर आपको याद हो, एक करंट है साउथ इक्वाटोरियल करंट, दूसरी करंट है ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट, और तीसरी करंट है साउथ पैसिफिक ड्रिफ्ट, हिंदी में दक्षिण विषुवतरेखी जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा, कल हमारी बात हो गई है, और साथ में एक और जलधारा कौन सी, साउथ पैसिफिक ड्रिफ्ट या दक्षिणी प्रशांत प्रवाह। इसमें वाटर की मात्रा में, जल के अमाउंट में या वॉल्यूम में कमी आ जाती है, और यही कारण है कि ईस्टर्ली और वेस्टर्ली के वीक होने से, उनकी वेलोसिटी कम होने से, अब ये जो साउथ इक्वाटोरियल करंट है, ये इंडोनेशिया के पास ज्यादा पानी को इकट्ठा नहीं कर पाएगी, गर्म पानी, और साउथ पैसिफिक ड्रिफ्ट चिली के पास ज्यादा पानी को इकट्ठा नहीं कर पाएगी। और जब ईस्टर्ली वीक हो जाएगी तो पेरू के पास धीरे धीरे वार्म वाटर का, गर्म जल का, जैसे यहां पर हम लोग गर्म जल दिखा रहे हैं, गर्म जल का या वार्म वाटर का एकत्रीकरण या एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाएगा, जिससे पेरू के पास वाटर लेवल में क्या होगी, वृद्धि होगी। इतनी बात हमने कल कर ली थी। जैसे ही पेरू के पास, अच्छा, मुझे बताओ, वॉइस कम आ रही है क्या आप लोगों को, कि वॉइस ठीक आ रही है? आवाज सबको ठीक आ रही है, बताइए मुझे। सौभाग्य, आपका मैसेज आया कि वॉइस क्वालिटी स्लो। आवाज आ रही है सब लोगों को, ठीक आ रही है, कम तो नहीं लग रही है? जल्दी बताएं। इट्स ओके। चलो चलो ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि पेरू के पास या पेरू के कोस्ट के पास लगातार
वार्म वाटर का या गर्म जल का एकत्रीकरण हो रहा है, और जब जब कभी वार्म वाटर का एकत्रीकरण होगा या पाइलिंग अप होगी, एक टर्म यूज कर रहे हैं पाइलिंग, पाइलिंग मतलब एक्यूमुलेशन, तो पेरू के कोस्ट के पास या पेरू के तट के पास लगातार फोकस, लगातार सी वाटर लेवल या जल स्तर में बढ़ोतरी हो जाएगी। जैसे ही पेरू के कोस्ट के पास जल स्तर में बढ़ोतरी होती है या सी वाटर लेवल में बढ़ोतरी होती है, तो ये तीन कारणों से या तीन फैक्टर से ये जो जल स्तर है या वाटर लेवल है लगातार बढ़ता चला जाता है। अब ये तीन फैक्टर्स कौन से हैं उस पर हम लोग बात करेंगे, और इन्हीं तीन फैक्टर्स के कारण फॉर्मेशन होगा या ओरिजिन होगा एल नीनो का। अब ये तीन फैक्टर्स क्या है, रूल ऑफ थ्री बोला जाता है इसको, जरा इस पर बात करते हैं। ठीक है, आओ देखो। तो जैसे ही, ठीक है, यहां से मैं थोड़ा सा हटा रहा हूं इसको, करंट्स को। जैसे ही ईस्टर्ली की वेलोसिटी या वेग, ये ईस्टर्ली है जिसे हम लोग बोलते हैं साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें, जब ईस्टर्ली का वेग या वेलोसिटी कम हुई तो ईस्टर्ली अब ज्यादा पानी को कैरू नहीं कर पा रही है पेरू से इंडोनेशिया की तरफ, और पेरू के पास लगातार गर्म जल का एक्यूमुलेशन हो रहा है। तो जैसे ही पेरू के पास गर्म जल का एक्यूमुलेशन होना चालू हो जाएगा, मैं फिर बता दूं, ये एक साल का फिनोमेना नहीं है, इट विल टेक टाइम, इट कुड बी 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, एक साल बाद, 2 साल बाद, 3-4 साल बाद, 4 साल बाद, क्योंकि लॉन्ग सनस्पॉट साइकिल, जब लगातार ईस्टर्ली की वेलोसिटी कम होगा, वेग कम होगी, तो लगातार पेरू के तट के पास गर्म जल का या गर्म पानी का एकत्रीकरण होगा या एक्यूमुलेशन होगा। ठीक, और जब गर्म जल का एकत्रीकरण होगा तो वाटर लेवल बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही पेरू के पास वाटर लेवल, वार्म वाटर लिख देता हूं मैं, वार्म वाटर का एक्यूमुलेशन हुआ, तो जो आसपास की एयर है, वायु है, वो भी गर्म हो। देखो, हमेशा जो एयर है या एयर पार्सल्स हैं या वायुमंडल है, वो पृथ्वी की सतह से, अर्थ के सरफेस से हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो यदि अर्थ का सरफेस गर्म है, पेरू के पास पानी गर्म है, और जब पानी गर्म है तो एयर भी गर्म हो जाएगी। पेरू के कोस्ट के पास एयर गर्म होना शुरू हो जाती है। जैसे ही एयर गर्म होगी, मैं आपको फिर बता दूं, एयर हल्की होगी। अगर एयर गर्म होगी तो एयर ऊर्जावान होगी, ऊर्जावान मतलब एनर्जेटिक होगी, और वार्म एयर, एनर्जेटिक एयर, लाइटर एयर, टर्बुलेंट एयर, अनस्टेबल एयर पार्टिकल जो होती है, वो हमेशा सरफेस से ऊपर उठती है या राइज करती है, जिसे कन्वेक्शन करंट बोला जाता है, पहली क्लास में मैंने बताया। तो कॉन्सेप्ट ये है कि पेरू के पास पानी गर्म तो एयर गर्म तो एयर हल्की। अगर एयर गर्म और एयर हल्की तो एयर एनर्जेटिक, ऊर्जावान, एनर्जी किस फॉर्म में, हीट के फॉर्म में। और अब एयर राइज करना चालू कर देगी पेरू के तट से, और जब एयर राइज करेगी वर्टिकली, 3 डिवीजन में देखो, एयर राइज करेगी पेरू के तट से, तो पेरू के पास बनेगा क्या, एक निम्न दाब का क्षेत्र या लो प्रेशर का एरिया। तो ऐसे पेरू के पास बन जाता है लो प्रेशर का एरिया या निम्न दाब का क्षेत्र, एक रिलेटिव लो प्रेशर एरिया। अच्छा, जैसे ही पेरू के पास लो प्रेशर बना, सुनना जरा, तो जो आसपास की विंड है, देखो विंड हमेशा चलती है लो प्रेशर की तरफ, तो जो आसपास की विंड है वो अब अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगी पेरू की तरफ, कुछ ऐसे। और ये जो विंड है वो अपने साथ, जो रीजनल विंड है, आसपास का जो वायुमंडल है उसकी विंड है, ये जो विंड है अपने साथ कुछ अमाउंट में पानी को, गर्म पानी को पेरू की तरफ ड्रैग करेगी। जैसे ही पेरू की तरफ लो प्रेशर बनता है, मैं यहां पर लो प्रेशर और दिखा देता हूं आपको, तो जो आसपास की विंड है वो भी, एयर भी गर्म हो गई, विंड गर्म हो गई, और ये जो विंड है ये अपने साथ गर्म पानी को कैरी करेंगी पेरू की तरफ। तो जब ये गर्म पानी को कैरी कर रही है पेरू की तरफ, तो पेरू के पास गर्म पानी और इकट्ठा हो जा रहा है। जब गर्म पानी और इकट्ठा हो जा रहा है तो वाटर लेवल और बढ़ जा रहा है। तो पहला रीजन जैसे वाटर लेवल बढ़ा, मैं यहां पर 1 लिख देता हूं कि जैसे ही पेरू के पास लो प्रेशर बना, वायुमंडल गर्म हुआ, तो आसपास की जो पवनें हैं, विंड्स है या एयर है, वो पेरू की तरफ चलना शुरू हो जाती है। और जो विंड पैसिफिक ओशन से आ रही है, प्रशांत महासागर से, वो अपने साथ पानी भी लेके आ रही है, गर्म पानी को भी ट्रैक कर रही है पेरू की तरफ। और अब पेरू के पास लगातार गर्म जल का एक्यूमुलेशन हो रहा है, पाइलिंग हो रही है, जिससे पेरू के पास वाटर लेवल लगातार बढ़ रहा है। लेकिन चिली के पास, ये चिली है, ये पूरा देश क्या है, चिली, यहां के पास इतना वाटर लेवल का एक्यूमुलेशन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ईस्टर्ली और वेस्टर्ली दोनों वीक हो गई हैं, उनकी वेलोसिटी कम हो गई। क्लियर? तो एक रीजन कि पेरू के पास लगातार वाटर लेवल बढ़ रहा है, पहला। दूसरा रीजन, ठीक है, अच्छा, ये कंसेप्ट है क्लाइमेटोलॉजी का, इसको लेके एक लंबा डिस्कशन होता है नॉर्मली। मैंने पुराने वीडियोस में डिस्कशन किया है, पर अभी मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूं। तो अभी ये कंसेप्ट को आप दिमाग में बैठा लो, अगर आपको और पढ़ना है तो वीडियो आपके साथ अटैच है, उसको आप देख सकते हो। ठीक है, आइए सर।
मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, मान लो ये हमारी पृथ्वी है, अर्थ है, और ये इक्वेटर। ठीक, इक्वेटर पर एक लो प्रेशर बेल्ट है, तो वो क्यों बना कल मैंने आपको बताया था। और इस लो प्रेशर को हम लोग बोलते हैं ITCZ। ITCZ इंग्लिश में बोलते हैं, अभी नोट्स पढ़वाऊंगा मैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अच्छा, इक्वेटर है वो दो ट्रॉपिक्स के बीच में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कर्क रेखा मकर रेखा, तो ये इंटर ट्रॉपिकल हो गया। और यहां पर दोनों विंड, ईस्टर्लीज विंड आकर कन्वर्ज कर रही हैं, टकरा रही हैं, इसलिए बोलते हैं कन्वर्जेंस। तो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट का दूसरा नाम है ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, और हिंदी में से बोला जाता है अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। यह अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, यह ITCZ कुछ नहीं बल्कि लो प्रेशर का एरिया है। ठीक है, आप ये समझोगे कि, चलो इसको हम दूसरे डायग्राम में दिखाएंगे। मान लो ये हमारी पृथ्वी, अर्थ, और ये इक्वेटर। ठीक, इक्वेटर के ऊपर एक लो प्रेशर का एरिया, मैं L से लिख देता हूं, समझ जाना आप लोग। इसे हम लोग बोलते हैं ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अब ध्यान देना कि सितंबर के महीने में जो सौर विकिरण होती है, सोलर रेडिएशन होती है, वो इक्वेटर पर वर्टिकल होती है, सीधी चमकती है। तो जितने भी एरिया इक्वेटर पर है बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, और यहां पर एक स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर कंडीशन बन जाती है, क्योंकि हवाएं या वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। लेकिन दिसंबर के महीने में, इस पर एक पूरा वीडियो है मेरा, आप देख सकते हैं बाद में जाके। अभी फिलहाल कॉन्सेप्ट देखो। दिसंबर के महीने में जो सौर विकिरण होती है, सोलर रेडिएशन होता है, उसका एंगल 90 डिग्री होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर। ठीक है, यह है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा, मकर रेखा। ठीक है, और इस समय दिसंबर के महीने में जब सोलर रेडिएशन, सौर विकिरण, मकर रेखा पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर वर्टिकल होती है, तो जितने भी एरिया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर है, मकर रेखा पर है, वो बहुत गर्म हो जाता है। अच्छा, इसी समय दिसंबर के महीने में फोकस करना, ध्यान दो कि ये जो ITCZ है, लो प्रेशर बेल्ट है इक्वेटर का, इसकी पोजीशन होती है 5 डिग्री साउथ। अब ये 5 डिग्री साउथ क्यों होती है, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, उसके लिए मैंने अलग से वीडियोस आपके साथ शेयर करे हैं, आप उसको देखना कभी। पर अभी समझ जाओ कि दिसंबर के मंथ में जब सौर विकिरण, सोलर रेडिएशन वर्टिकल होगी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर, मकर रेखा पर, तो जो ITCZ है, विषुवत रेखीय निम्नदाब पेटी है, या इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है, या इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है, आप कुछ भी बोलिए, इसकी लोकेशन होगी 5 डिग्री साउथ। अच्छा, लो प्रेशर बनता है रेडिएशन से, जब रेडिएशन के एंगल में चेंज हो रहा है अर्थ के ऊपर, तो ये लो प्रेशर की पोजीशन में भी चेंज हो रहा है। और अब ये लो प्रेशर कंडीशन बन गया कहां पर, 5 डिग्री साउथ। और ये 5 डिग्री साउथ पर ही पेरू है। तो देखो ITCZ क्या है, उसकी लोकेशन हो गई दिसंबर के मंथ में 5 डिग्री साउथ पर, 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर, और यहां पर एक बहुत ही प्रबल स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर कंडीशन बन जाती है। तो मैं आपको बता रहा हूं, फोकस करिएगा, ये इक्वेटर, यहां पर पेरू। ठीक है, मंथ है दिसंबर का, फोकस करना। और दिसंबर के मंथ में, ठीक है, जो ITCZ है, यहां पर हम दिखा दे रहे हैं ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन या लो प्रेशर का एरिया, ये पेरू के ऊपर स्थापित हो जा रहा है। देखो, पहले से पेरू के पास गर्म जल का एक्यूमुलेशन, पहले से पेरू के पास लो प्रेशर, और जैसे ही ITCZ पेरू के ऊपर आ गया, फोकस करना, तो पेरू के पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर कंडीशन बन जाती है, निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। और अब ये निम्न दाब चारों तरफ से विंड्स को आकर्षित करेगा, तो जो विंड्स होंगी अब पेरू की तरफ चलना चालू हो जाएंगे। जब विंड्स पेरू की तरफ चलेंगी, क्योंकि पेरू के पास लो प्रेशर, तो जो विंड या पवनें आ रही हैं पैसिफिक ओशन से, प्रशांत महासागर से, गर्म जल के साथ, ये अब ज्यादा गर्म जल को पेरू की तरफ ड्रैग करेगी। और जब ये ज्यादा गर्म जल को पेरू की तरफ लेके जाती हैं, तो पेरू के पास लगातार वाटर लेवल बढ़ता है। देखो, मैंने बताया था पहला रीजन कि पेरू के पास जल स्तर में क्यों बढ़ोतरी हो रही है, वाटर लेवल क्यों बढ़ रहा है, क्यों, क्योंकि ईस्टर्ली वीक हो गई, और ईस्टर्ली के वीक होने के कारण अब ज्यादा पानी कैरी नहीं हो रहा है पेरू से इंडोनेशिया की तरफ। धीरे धीरे पानी इकट्ठा होता गया, 1 साल, 2 साल, 3, 4, 7 साल, और पेरू के पास लगातार वाटर लेवल बढ़ता चला गया। ठीक है, लेकिन इन 4-5 सालों के बाद एक ऐसा साल आएगा जब एलिनो का फॉर्मेशन होगा दिसंबर के महीने में।
देखो भूमिका, इंट्रोडक्शन या फिर बैकग्राउंड बहुत लंबा है। ये वही बात है कि 1-2 साल तक आप या 3 साल तक आप एमपीपीएससी की तैयारी करते हो, लेकिन एक साल ऐसा आएगा जब सारे के सारे फैक्टर्स आपके फेवर में होंगे, तब आपका सिलेक्शन भी होगा, पीटी भी निकलेगा, मेंस भी निकलेगा, इंटरव्यू भी निकलेगा। उसके लिए पेशेंस रखना है। यहां पर भी देखो वो क्या रहा, 4-5 साल से प्रोसेस चल रही है, लेकिन एक ऐसा साल आता है, दिसंबर का मंथ आता है उसमें, जब एलिनो का फॉर्मेशन होता है, और इसी दिसंबर के मंथ में, ठीक है, IIT-CZ की लोकेशन पेरू के ऊपर होती है, और पेरू के ऊपर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर कंडीशन बन जाती है। तो चारों तरफ से विंड पेरू की तरफ चलती है, और जिस कारण पेरू के पास जब ये जो पवनें आ रही हैं, विंड आ रही है, ये वार्म वाटर को लेके आ रही है, गर्म पानी को, और गर्म जल का एकत्रीकरण या एक्यूमुलेशन हो रहा है पेरू के पास, जिससे पेरू के पास लगातार वाटर लेवल में इंक्रीमेंट हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है, जल स्तर बढ़ रहा है। ये दूसरा रीजन है जिस कारण पेरू के पास जल स्तर बढ़ता है। ठीक, मेरे ख्याल से 2 रीजन क्लियर, 3 रीजन कि पेरू के पास जल स्तर कैसे बढ़ता है। थर्ड रीजन पे आइए, बड़े इंपॉर्टेंट है, फोकस करना। देखो दिसंबर का महीना चल रहा है, एक बार फिर देखना, ये हमारी अर्थ, ये इक्वेटर, ठीक, यहां पर कहीं है, ठीक है, मान लो मंथ है दिसंबर का, और दिसंबर के मंथ में जो IIT-CZ है, लो प्रेशर बेल्ट इक्वेटर का, इसकी लोकेशन है 5 डिग्री साउथ पर। एग्री? लोकेशन है किस पर? 5 डिग्री साउथ पर। तो हो ये रहा है कि दिसंबर के मंथ में फोकस करें, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज होती है, ठीक है, एक विंड है और उस पवन का नाम है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड मतलब ईस्टर्ली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसे बोलते हैं उत्तर पूर्वी, मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन है। अच्छा, ये जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड है या ईस्टर्ली है, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन है, ये सब ट्रॉपिकल एरिया से इक्वेटर की तरफ चलती है, पढ़ा हम लोगों ने। लेकिन जैसे ये विंड इक्वेटर के पास पहुंचती है तो उसको ये पता चलता है कि अरे, जो इक्वेटर का लो प्रेशर था दिसंबर के मंथ में, ये तो पहुंच गया 5 डिग्री साउथ में। आप इसको समझे ना, कभी आप सुबह सुबह आज एक दिन में एक एक्सरसाइज करना कि सुबह 5-6 बजे उठना और थोड़ा सा धूल को आसमान में फेंक के देखना, मतलब उड़ा के देखना। तो जब धूल उड़ेगी, क्योंकि हवा तो हमें दिख नहीं रही, पर जब धूल उड़ेगी तो आपको लगेगा कि विंड एक जगह एक डायरेक्शन में चल रही है। फिर आप 12 बजे, दिन के 12 बजे यही धूल को उड़ा के देखिए, आप देखोगे कि धूल दूसरे डायरेक्शन में उड़ रही है। आप शाम के 5 बजे देखोगे तो फिर हवा का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। आप रात के 10 या 11 बजे देखोगे तो फिर हवा का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। मतलब लगातार पवन का या विंड्स का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि लगातार लो प्रेशर कंडीशन चेंज हो रही है, और विंड्स हमेशा अट्रैक्ट होती है लो प्रेशर की तरफ, निम्न दाब की तरफ। तो मैं आपको यह बताना चाह रहा था कि दिसंबर के मंथ में जब IIT-CZ विषुवत रेखा के निम्न दाब का एरिया का लोकेशन 5 डिग्री साउथ होता है, दक्षिणी गोलार्ध में होता है पेरू के पास, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एक विंड चलती है जिसका नाम है ईस्टर्ली, तकनीकी भाषा में इसे बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड या उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन। और अब ये उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन है, फोकस करिएगा, ये इक्वेटर को विषुवत रेखा को क्रॉस करेंगी। क्यों? क्योंकि उनको लो प्रेशर की तरफ जाना है, क्योंकि हमेशा विंड अट्रैक्ट होती है लो प्रेशर की तरफ। अब ये इक्वेटर को क्रॉस करती है, जैसे इक्वेटर को क्रॉस करती है ये साउदर्न हेमिस्फीयर में एंटर करती है, दक्षिणी गोलार्ध, और दक्षिणी गोलार्ध में पहुंचने के बाद ये अपने लेफ्ट हैंड साइड मुड़ जाती हैं। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड मुड़ती हैं एक फोर्स के कारण, इसके लिए अलग से वीडियो देखना, आपने सुना होगा इस फोर्स के बारे में। इस फोर्स को कहते हैं कोरियोलिस फोर्स। जी कोरियोलिस ने इसको डिस्कवर किया था, जिसमें एक लंबा मैकेनिज्म है, मैंने वीडियो दिखाया आपको, जिसमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंड अपने राइट हैंड साइड और साउदर्न हेमिस्फीयर में अपने लेफ्ट हैंड साइड, उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं तरफ मुड़ जाती है। तो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन दिसंबर के मंथ विषुवत रेखा या इक्वेटर को क्रॉस करेगी, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड में, वो साउदर्न हेमिस्फीयर में एंटर करेगी, वो कोरियोलिस फोर्स के इंपैक्ट में आएगी। ये कोरियोलिस फोर्स क्या है, इसका अलग से वीडियो मैंने रखा हुआ, देखोगे आप अगर और समझना है ज्योग्राफी को। कोरियोलिस फोर्स के इफेक्ट में आकर ये अपने लेफ्ट हैंड साइड मुड़ जाएगी। अब ये समझो, लेफ्ट हैंड साइड मुड़ जाएगी, और जब ये लेफ्ट हैंड साइड मुड़ जाएगी तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी पश्चिम से पूर्व, वेस्ट टू ईस्ट। क्या डायरेक्शन हो जाएगी? वेस्ट टू ईस्ट। इन पवनों को या विंड्स को अब कहा जाता है इक्वाटोरियल
इक्वाटोरियल वेस्टलीज। देखो क्या नाम दिया इस पवन को, इक्वाटोरियल वेस्टलीज। हिंदी में से बोलते हैं विषुवतरेखी पछुआ पवन। अच्छा, वेस्टली या पछुआ पवन क्यों बोला? क्योंकि डायरेक्शन हो गया पश्चिम से पूर्व, वेस्ट टू ईस्ट। और विषुवतरेखी या इक्वाटोरियल क्यों बोला? क्योंकि जब ये ईस्टर्ली नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड ने इक्वेटर को क्रॉस किया तो इसका डायरेक्शन हो जाता है पश्चिम से पूर्व, एक फोर्स के कारण, एक बल के कारण। बल का नाम है कोरियोलिस बल। और कोरियोलिस बल की और जानकारी आप ले सकते हो मेरे एक वीडियो में जो हमने लिंक में शेयर किया, पहली क्लास में आप देख। ठीक, तो अब एक विंड दिसंबर मंथ में चलती है, उसे बोलते हैं इक्वाटोरियल वेस्टर्ली। मतलब जो ईस्टर्ली है, वो पूर्वी पवन है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की, वो चेंज हो जाती है वेस्टर्ली में जब ये इक्वेटर को क्रॉस करती है, और इसी विंड को बोलते हैं इक्वाटोरियल वेस्टर्ली। अब फोकस करो, जब ये इक्वाटोरियल वेस्टर्ली फ्लो करेगी तो ये अपने साथ बड़े पैमाने पर जो गर्म जल है पैसिफिक ओशन का, वो कैरी करेगी किसकी तरफ? ईस्ट की तरफ, पूर्व की। और पूर्व में यहां पर 5 डिग्री साउथ में एक देश है, उसका नाम है पेरू। मतलब गर्म जल अब पेरू की तरफ आगे बढ़ रहा, डिस्प्लेस हो रहा है, विस्थापित हो रहा। किस मंथ में? दिसंबर में, क्योंकि दिसंबर में ये फिनोमेना हो रहा है। और दिसंबर के मंथ में आते हैं डायग्राम पर, एक्चुअल फोकस करो जरा। दिसंबर के मंथ में ये जो पेरू के पास, ये मान लो पेरू है, इसके पास इक्वाटोरियल वेस्टलीज, देखो ये है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, उत्तर पूर्वी व्यापारी पवन है। इन्होंने विषुवत रेखा को क्रॉस किया, अपनी बाईं ओर मुड़ी, लेफ्ट हैंड साइड मुड़ी, और ये अप्रोच करी किसकी तरफ? पेरू की तरफ। और पेरू की तरफ अब ये गर्म पानी को विस्थापित कर रही है पेरू की तरफ, और पेरू के पास बहुत ज्यादा गर्म पानी का एक्यूमुलेशन या वार्म वाटर की पाइलिंग या एकत्रीकरण हो रहा है, जिससे पेरू के पास लगातार वाटर लेवल बढ़ता चला जा रहा है। किस मंथ में? दिसंबर में। चलिए, तो पहला रीजन जिसकी वजह से पेरू के पास वाटर लेवल, गर्म जल का एक्यूमुलेशन होगा, एकत्रीकरण होगा और वाटर लेवल बढ़ेगा, वो है ईस्टर्ली जो पवन होती है उसका वीक होना। दूसरा रीजन है कि जैसे ही पेरू के पास लो प्रेशर बन गया तो चारों तरफ से विंड, ठीक है, ये एक ही साथ जुड़ा हुआ है, लो प्रेशर बन गया तो चारों तरफ से विंड पेरू की तरफ चलेंगी और अपने साथ गर्म पानी को लेकर आएंगी। दूसरा रीजन, ठीक है, पेरू के पास जब ITCZ पहुंच गया, निम्न दाब का क्षेत्र पहुंच गया, तो पेरू के पास एक बहुत ही प्रबल निम्न दाब का निर्माण हो गया, और ये निम्न दाब सारी पवनों को अपनी ओर क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा। पहले से निम्न दाब था, लो प्रेशर था पेरू पर, अब ये लो प्रेशर और स्ट्रांग हो जाता है दिसंबर के महीने। जो विंड पेरू की तरफ चलेंगी, लो प्रेशर की तरफ चलेंगी, वो अपने साथ गर्म पानी को लेकर भी आगे बढ़ेंगी, अगर ये विंड पैसिफिक ओशन की तरफ से चल रहे हैं तो। और तीसरा रीजन, ठीक है, दिसंबर के मंथ में एक विंड चलती है, उसका नाम है इक्वाटोरियल वेस्टर्ली, विषुवतरेखी पछुआ पवन, और यह भी बड़े पैमाने पर गर्म पानी को पेरू की तरफ डिस्प्लेस करती है, या ड्रैग करती है, या विस्थापित करती है। इन सारे रीजंस के कारण, फैक्टर्स के कारण, एट्रीब्यूट्स के कारण एक ऐसा समय आता है जब पेरू के पास जो वाटर लेवल होगा, क्योंकि यहां पर लगातार पानी का लेवल बढ़ रहा है, तो पेरू के पास जो वाटर लेवल होगा, फोकस करना, अब वो चिली के पास के वाटर लेवल से ज्यादा हो जाएगा। जब पेरू के पास का वाटर लेवल राइज, सुनो, जल स्तर में बढ़ोतरी, वाटर लेवल राइज चिली से ज्यादा हो जाएगी। आप ऐसा समझिए, मान लो ये पेरू है, ये चिली है, और पेरू के पास लगातार गर्म जल एकत्रित हो रहा है, तो पेरू के पास वाटर लेवल राइज, जल स्तर में बढ़ोतरी चिली से ज्यादा हो गई, और पेरू से चिली की तरफ एक ढाल का, एक स्लोप का निर्माण हुआ। इसी स्लोप के सहारे फोकस एक गर्म ओशनिक करंट या महासागरी जलधारा का फॉर्मेशन होता है, उत्पत्ति होती है। इसी गर्म महासागरी जलधारा को या वार्म ओशनिक करंट को हम लोग बोलते हैं एल नीनो। तो ऐसे बनता है एल नीनो। इतने सारे फैक्टर्स के कारण निर्माण होता है किसका? एल नीनो का। यह है एल नीनो। जैसे ही एल नीनो का फॉर्मेशन होगा तो एल नीनो जो नॉर्मली चलने वाली पेरू करंट है, जो मैंने कल बताया था, उसको रिप्लेस कर देगी, विस्थापित कर देगी, और जो ईस्टर्न पैसिफिक ओशन होगा उसका पानी बहुत गर्म हो जाएगा, क्योंकि अब एल नीनो का फॉर्मेशन हो चुका है। और यह है हमारी एक गर्म करंट, और गर्म करंट का नाम क्या है? एल नीनो। पहला टॉपिक आपको जो याद रखना। अब इस पर क्वेश्चन कैसे आएंगे अभी मैं दिखाता हूं आपको, पर मेरे ख्याल से एल नीनो क्लियर हुआ कि एल नीनो होता क्या है। एल नीनो एक गर्म ओशनिक करंट है, वार्म ओशनिक जलधारा जो डेवलप हो रही है पेरू के कोर्स। अब बताओ बच्चों, कोई डाउट?
एनी डाउट? समझ में आया एलिनो क्या है? थोड़ा लंबा डिस्कशन था, हमें 2-3 दिन लग गए। घंटे तो ज़्यादा नहीं लगे पर दिन ज़्यादा लग गए, क्योंकि 1 ही घंटे की क्लास हो रही है। पर मेरे ख्याल से समझ में आ गया पूरे बैकग्राउंड के साथ एलिनो क्या है। कोई डाउट हो तो बताइए। गुड इवनिंग विजेता। एनी डाउट बच्चों? वेटिंग। एनी डाउट बचाओ, फिर आगे बढ़े। वेटिंग वेटिंग। क्या हो गया, सो गए सब लोग? जागो। क्लियर? आगे बढ़ें। शिवम, इसको एक बार और देखना क्योंकि कॉन्सेप्चुअल है ये, ठीक है? अभी मैं नोट्स पढ़वाता हूं तो और क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। चलो यहां से आगे बढ़ा जाए। अब आइए थोड़ा मैं नोट्स पढ़वा दूं आपको ताकि चीजें और क्लियर हो जाएं, ठीक है? फोकस करो, आ जाओ। पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में। तो कल तक हमने इतना पढ़ लिया था, अगर आपको याद हो। ड्यूरिंग लॉन्ग सनस्पॉट साइकिल with weakening of easterlies and westerlies, much more accumulation of warm water, गर्म पानी, would take place along the coast of Peru to create a relative low pressure condition over Peru. ठीक है, अब देखो, it should be noted that, यहां से आगे बढ़ते हैं तब ध्यान देंगे, it should be noted that the rise in the sea water level, मतलब पेरू के पास वाटर लेवल में राइज, more accumulation of warm water along the coast of Peru, and creation of strong low pressure condition over Peru would take place under the influence of how many factors? 3 factors. 3 रीजन से, ठीक है, बेसिकली 3 रीजन से आप कह सकते हो ये लो प्रेशर कंडीशन और वाटर लेवल राइज और बढ़ जाता है। वो रीजन क्या है जरा देख लेते हैं, आइए आ जाओ। पहला रीजन, ठीक, अच्छा, प्रिवेलिंग लो प्रेशर कंडीशन देखो ना जरा। नियर द कोस्ट ऑफ पेरू अट्रैक्ट्स विंड्स फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन, चारों तरफ से विंड को अट्रैक्ट करता है। विंड्स प्रोपेगेटिंग ओवर द सरफेस ऑफ पैसिफिक ओशन वुड कैरी ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ वार्म वाटर टुवर्ड्स द कोस्ट ऑफ पेरू। तो पेरू के पास लगातार वार्म वाटर को विंड कैरी कर रही है और पेरू के पास वाटर लेवल लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। पहला रीजन। दूसरा, ठीक है, इन द मंथ ऑफ दिसंबर, देखो दिसंबर मंथ की बात हो रही, व्हेन द फिजिकल लोकेशन ऑफ ITCZ मतलब लो प्रेशर इक्वेटर का इज एट 5 डिग्री साउथ। अब इसके बारे में ज्यादा आपको पढ़ना हो तो मैंने वीडियो शेयर कर दी है, वो देखना आप लोग, कभी टाइम मिले आप लोग को, ठीक है? इज एट 5 डिग्री साउथ, देन a very strong low pressure condition would develop near the coast of Peru to attract more vibrant air mass, मतलब ज्यादा एयर मास को कैरिंग वार्म वाटर टुवर्ड्स द कोस्ट ऑफ पेरू। पेरू के पास जब लो प्रेशर और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो पेरू की तरफ और ज्यादा विंड और ज्यादा वेलोसिटी से मूव करेंगी। वो विंड जो पैसिफिक ओशन से आ रही है वो पानी भी लेके आएंगी और पेरू के पास वाटर लेवल लगातार बढ़ता चला जाएगा। तीसरा रीजन, फोकस आइए, इन द सेम मंथ ऑफ दिसंबर द प्रिवेलिंग नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, याद आया, ईस्टर्ली नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, विद द पर्पस टू फिल द लो प्रेशर वैक्यूम ऑफ ITCZ एट क्रॉसेस इक्वेटर, इक्वेटर को क्रॉस करती है, एंटर्स इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, डिफ्लेक्ट टू इट्स लेफ्ट हैंड साइड बिकॉज ऑफ कोरल्स फोर्स, उस पर आप लोग वीडियो अलग से देखोगे, ठीक है, एंड देन ट्रांसफॉर्म इनटू इक्वाटोरियल वेस्टर्लीज।
क्लियर? द वेस्ट ईस्ट, अब जो इक्वेटोरियल वेस्ट चली है वो वेस्ट टू ईस्ट चल रही है. द वेस्ट ईस्ट प्रोपिगेटिंग इक्वेटोरियल वेस्टर्ली वुड फर्दर कैरी ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ वार्म वाटर टुवर्ड्स द कोस्ट ऑफ पेरू. ये इक्वेटोरियल वेस्टर्ली भी बहुत पानी को, गर्म पानी को कैरी करती है पेरू की तरफ. और अब एक समय ऐसा आता है कि पेरू की तरफ या पेरू पर फोकस करना आप लोग, सब लोग ध्यान देंगे. वार्म वाटर का इतना एक्यूमुलेशन हो जाता है कि पेरू के पास, मैं पढ़ देता हूं, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑल दीज एटमॉस्फेरिक ओशनोग्राफिकल फैक्टर्स व्हेन द सी वाटर लेवल राइज नियर देखो जरा, व्हेन द सी वाटर लेवल राइज नियर, अच्छा ये थोड़ा सा गलत हो गया, इसको ठीक करना नोट्स को आप लोग, मैं फिर बता दूं, ये चिली नहीं है, यहां पर पेरू है. ठीक है, तो जहां पर चिली उसे काट के पेरू कर लीजिए, और जहां पर ये पेरू है उसे काट कर चिली कर लीजिए. ठीक है, फिर से देखो, ये गलत प्रिंट हुआ है, जहां पर चिली है उसे पेरू करिए, जहां पर पेरू है उसे चिली करिए. सो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑल दीस एटमॉस्फेरिक ओशनोग्राफिकल फैक्टर्स व्हेन द सी वाटर लेवल राइज नियर पेरू, सरपास, सरपास मतलब ज्यादा हो जा रहा है, द सी वाटर लेवल राइज नियर चिली. ठीक है, देन अ स्लोप डेवलप इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, देखना, फ्रॉम पेरू टुवर्ड्स चिली, ये सही लिखा है, पेरू टुवर्ड्स चिली along the eastern coast of Pacific Ocean to start the propagation, propagation मतलब movement of a warm oceanic current called as El Niño. तो ऐसे बनता है एल नीनो, जो कि वार्म ओशनिक करंट है ईस्टर्न पैसिफिक ओशन की, चलती है पेरू से चिली की तरफ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में. रीजन मैंने आपको सारे बताए, इसको पढ़िए, एक बार वीडियो देखिए, 2 बार रिवाइज करोगे, तीसरी बार दिमाग में सब कुछ बैठ जाएगा. ठीक है, फटाफट आ जाते हैं हम लोग हिंदी वाले नोट्स. देखो, तीनों रीजन देखो जरा क्या है, हिंदी के बच्चे देख सकते हैं कि पेरू के तट के निकट निर्मित निम्नदाब की ओर पवनें आकर्षित होती है. निम्नदाब कैसे बने ये तो मैंने बताया था. एवं ये पवनें बड़ी मात्रा में गर्म जल को विस्थापित भी पेरू के तट के निकट या उसकी ओर करती, तो पेरू के पास जल स्तर में लगातार बढ़ोतरी होती. दूसरा, इस प्रक्रिया के लगातार प्रभावी होने से पेरू के तट के पास जल स्तर में वृद्धि होती है. कालांतर में, कालांतर मतलब कुछ समय के बाद एक ऐसा वर्ष आता है जब अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, मतलब वही आईटीसी है, ठीक है, की उपस्थिति दिसंबर मंथ में 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के ऊपर पेरू के तट के निकट हो जाती है. अब आईटीसी पेरू के पास पहुंच गया, ठीक है, जिससे पेरू के पास और अधिक प्रबल निम्न दाब का निर्माण हो जाता है एवं अधिक वेग से पवनें पेरू की ओर जल को विस्थापित करती हैं और पेरू के पास जल स्तर में लगातार वृद्धि हो रही है. क्लियर? अच्छा, आगे देखो, थर्ड फैक्टर, इसी दिसंबर माह में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें, याद है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की उत्तर गोलार्ध की ईस्टर्ली विंड, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें भी विषुवत रेखा को पार करती हैं, दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करती, अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं कोरल्स बल के कारण. ठीक है, बाईं ओर मुड़ जाती हैं तथा विषुवत रेखीय पछुआ पवनों में इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज में परिवर्तित हो जाती है. उल्लेखनीय है कि ये पवनें भी पश्चिम पूर्व दिशा में बड़ी मात्रा में पेरू के तट की ओर गर्म जल को विस्थापित करती है और पेरू के पास लगातार जल स्तर में, वाटर लेवल में बढ़ोतरी हो रही है. फाइनली इन सारे फैक्टर्स के कारण इस वायुमंडलीय महासागरीय परिघटना से जब पेरू के तट के पास के निकट जल स्तर में वृद्धि चिली के तट के निकट जल स्तर में वृद्धि से ज्यादा हो जाती है, ठीक है, तो पेरू से चिली की ओर, ध्यान रखना, उत्तर दक्षिण दिशा में एक ढाल का निर्माण होता है जिसके सहारे गर्म महासागरीय जलधारा की उत्पत्ति होती है, जिसे एल नीनो कहा जाता है. तो ऐसे फॉर्मेशन होता है एल नीनो का, और मेरे ख्याल से एल नीनो का कंसेप्ट अब आपके दिमाग में क्लियर हुआ होगा. ये हमारा पहला टॉपिक है जो सिलेबस में दिया है, एल नीनो. अब सारे टॉपिक जल्दी जल्दी हो जाएंगे क्योंकि बैकग्राउंड हमारा तैयार हो गया. ठीक है, तो ये है एल नीनो. यहां तक कोई समस्या हो तो मुझे बताओ, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं ला नीना पर. एल नीनो तो समझ लिया, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा. आज टाइम है क्वेश्चन आंसर. चलिए, अब बच्चों कोई क्वेश्चन अगर नहीं हो तो जल्दी मुझे जवाब देना,
आज थोड़ा आप धीरे जवाब दे रहे हो कि आगे बढ़े। एलिनो समझ में आया? आगे बढ़े, सब लोग बताओ जल्दी। गुड, जल्दी जल्दी जवाब दें। गुड, आगे बढ़ा जाए। गुड। चलो, आज सब लोग सो गए हो क्या? जागो भाई बच्चों, अब आते हैं हम लोग लानीना पर। सौभाग्य, ग्लोबल इंपैक्ट ऑफ एलिनो पीटी के लिए जरूरी नहीं है, वो मेंस के लिए है, तो अभी तो उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन एक इम्पैक्ट मैं आपको जरूर पढ़ाऊंगा इसके बाद, लानीना खत्म करने के बाद, वो है बेसिकली एलिनो साउदर्न ऑसिलेशन या दक्षिणी दोलन, जो आपके सिलेबस में। अभी हमारा केवल फोकस पीटी पर, प्रीलिम्स पर, ठीक है? तो उसमें कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं उसको देखिए। चलिए लेट्स मूव, आगे बढ़ते हैं। आ जाओ। तो अब हम बात करने वाले हैं एक और करंट की या जलधारा की। उस करंट को हम लोग बोलते हैं लानीना। ये लानीना क्या है, जरा फटाफट देखो, ब्रीफ में मैं आपको बता देता हूं कि कभी कभी एक ऐसा समय आता है जब एक और करंट चलती है, और ये जो करंट है, जलधारा चल रही है, इस बार ये चल रही है चिली से पेरू की तरफ, मतलब दक्षिण उत्तर दिशा में, साउथ नॉर्थ डायरेक्शन। इस ठंडी जलधारा को, ये बहुत ठंडी है, पानी ठंडा, एलिनो का पानी गर्म, इस ठंडी जलधारा को हम लोग लानीना कहते हैं। इसी को कहा जाता है क्या, ला नी। अब सवाल है कि लानीना का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो एलिनो के अपोजिट, उसके विपरीत, एक और जलधारा चलती है चिली से पेरू की तरफ। इस कोल्ड ओशन करंट को, जो कभी कभी निर्मित होती है, ओकेजनली निर्मित होती है, हर साल नहीं, इसे कहा जाता है लानीना। सो व्हाट दिस लानीना इज ऑल अबाउट, इस पर हम लोग आगे बात करेंगे और समझने की कोशिश करते हैं ये लानीना आखिर है क्या। चलो आ जाओ, कंसेप्ट वही है, दिमाग में ठीक से बैठाना जो हम लोगों ने कल पढ़ा था। देखिए, जल्दी समझ जाओगे सब चीज। अच्छा, अगर आप कुछ फोटो लेना चाहते हो स्लाइड्स वगैरह की, या फिर जो मैं डायग्राम बना रहा हूं, तो बाद में जाकर वीडियो को रोककर फोटो ले लेना, उसमें कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी, ठीक है? चलो अब आ जाओ लानीना। अच्छा, मान लो यहां पर मैंने सन दिखा दिया, ये सन, और सन की एक लेयर है जिस पर मैं कई बार आपसे कल से बात कर रहा हूं, इसे फोटोस्फेयर कहा जाता है। साथ में क्रोमोस्फेयर भी है और कोरोना भी। खैर, हम लोग फोटोस्फेयर पर बात करेंगे। फोटोस्फेयर कहा जाता है, और ऐसा माना जाता है कि फोटोस्फेयर में दो तरह के स्पॉट बनते हैं। एक स्पॉट, ठीक है, को हम लोग बोलते हैं लॉन्ग सन स्पॉट, जो हम लोगों ने कल पढ़ा, दीर्घ सौर कलम, और एक को बोलते हैं शॉर्ट सन स्पॉट, जो हम लोग आज पढ़े। अच्छा, कभी कभी जो फोटोस्फेयर है, सन की, सूर्य की बाहरी परत है, उसमें शॉर्ट सन स्पॉट बनता है, कम समय के लिए स्पॉट बनता है। लॉन्ग सन स्पॉट तो कुछ लोग ये बोलते हैं, हालांकि ज्यादा रिसर्च नहीं है, कि वो 11 साल तक रहता है। लेकिन शॉर्ट सनस्पॉट जो होता है वो कम समय के लिए बनता है। और अगर ये शॉर्ट सनस्पॉट सन की आउटर मोस्ट लेयर में बन जाए, तो उसका क्या इंपैक्ट अर्थ के ऊपर होगा, ये हम देखें, ठीक? तो अगर शॉर्ट सनस्पॉट का फॉर्मेशन सन की आउटर मोस्ट लेयर में हो जाता है, जिसे बोलते हैं सनस्पॉट मैक्सिमा, लघु सौर कलंक बोला जाता है, तो अर्थ के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर, थोड़ा सा ध्यान दो सब लोग, सोलर रेडिएशन की मात्रा और तीव्रता में बहुत वृद्धि हो जाती है। मतलब अगर शॉर्ट सनस्पॉट, लघु सौर कलंक, सूर्य की बाहरी परत या आउटर लेयर में बन जाता है, तो अर्थ के ऊपर ज्यादा रेडिएशन आएगी, रेडिएशन का अमाउंट ज्यादा होगा, प्रोपिगेशन ज्यादा होगा, हीटिंग ज्यादा होगी, टेम्परेचर, तापमान में भी बढ़ोतरी होगी, तो अब ज्यादा गर्मी पड़ेगी।
देखते हैं ना कुछ साल ज्यादा गर्मी पड़ती है, क्यों पड़ती है? शायद उसका एक कारण है शॉर्ट सनस्पॉट, और भी कारण है पर मेन कारण ये भी। तो शॉर्ट सनस्पॉट के समय सोलर रेडिएशन की मात्रा और तीव्रता, रेडिएशन लिख रहा हूं मैं, अर्थ के ऊपर बढ़ गई। जब अर्थ के ऊपर बढ़ गई तो इक्वेटर के ऊपर, ठीक है, जो वायु थी, क्योंकि इक्वेटर के ऊपर बहुत गर्मी पड़ती है साल में, वायु बहुत गर्म हो गई। जब इक्वेटर के ऊपर वायु और ज्यादा गर्म हो गई, नॉर्मल टाइम से ज्यादा, जैसे मान लो मई जून का टेम्परेचर है हमारे यहाँ, मान लो मध्य प्रदेश में, मैं एग्जांपल लेता हूं, अगर 45 डिग्री सेल्सियस दिन का, तो शॉर्ट सनस्पॉट के समय ये हो सकता है 47 हो जाए, 48 हो जाए, और फिर हम लोग बोलेंगे अरे बड़ी गर्मी पड़ रही है इस साल। तो जब गर्मी, रेडिएशन का इंपैक्ट ज्यादा होगा, हीटिंग ज्यादा होगी, टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो इक्वेटर के पास भी ज्यादा गर्मी पड़ती है, और जब इक्वेटर के पास ज्यादा गर्मी पड़ेगी तो यहां का वायुमंडल भी ज्यादा गर्म होगा, एटमॉस्फेयर। जब वायुमंडल ज्यादा गर्म होगा, फोकस करना, तो वायु संवहनी धाराएं, मैंने पहली क्लास में बताया था, बड़ी मात्रा में इक्वेटर से ऊपर उठेंगी और इक्वेटर के पास एक बहुत ही प्रबल निम्न दाब का क्षेत्र का निर्माण होगा। मान लो नॉर्मल टाइम, ये नॉर्मल टाइम के बारे में बता रहा हूं, अभी शॉर्ट सनस्पॉट नहीं, अगर विषुवत रेखा पर जो वायुदाब था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, मान लीजिए वो 950 मिलीबार था नॉर्मल टाइम, लेकिन जब शॉर्ट सनस्पॉट का पीरियड आया, समय आया, इक्वेटर के ऊपर हीटिंग बढ़ गई, तापमान बढ़ गया अर्थ के ऊपर, तो इक्वेटर के ऊपर एयर ज्यादा गर्म हो गई, वो ज्यादा मात्रा में, अमाउंट में ऊपर उठेगी कन्वेक्शन करंट के फॉर्म में, और इक्वेटर के ऊपर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर कंडीशन बना देती। क्लियर? तो अब इक्वेटर के ऊपर किस समय, शॉर्ट सनस्पॉट साइकिल के समय, जो मान लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था वो कम होकर हो गया 920 मिलीबार, पहले 950 था, एयर और तेजी से ऊपर उठी तो प्रेशर या फोर्स और कम हो गया, 920 मिलीबार हो गया। अच्छा, मान लीजिए जो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, जो मैं कल बता रहा था आपको, 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ, मान लो यहां पर नॉर्मल टाइम में एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, होता है 1050 मिलीबार, ठीक है। तो नॉर्मल टाइम में इक्वेटर और सब ट्रॉपिकल एरिया के बीच में दाब प्रवणता थी, दाब में अंतर था, प्रेशर ग्रेडियंट था 100 मिलीबार, और ईस्टर्ली और वेस्टर्ली ठीक ठाक वेलोसिटी से चल रही है। लेकिन शॉर्ट सनस्पॉट साइकिल के समय जब इक्वेटर पर स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर बन गया, सब ट्रॉपिकल एरिया पर स्ट्रॉन्ग हाई प्रेशर बन गया, तो इक्वेटर और सब ट्रॉपिकल एरिया के बीच में प्रेशर डिफरेंस, दाब प्रवणता बढ़ गई, दाब में अंतर बढ़ गया। अब ये देखो, ये बढ़कर हो गया 130 मिलीबार, जो मैं इसी का कैलकुलेशन बता रहा हूं। तो जब दाब प्रवणता बढ़ती है, प्रेशर डिफरेंस बढ़ता है, तो जो पवने हैं, विंड्स हैं, उनकी वेलोसिटी भी बढ़ती है। और मेरा कंसेप्ट यहां पर बिल्कुल सिंपल है कि लॉन्ग सनस्पॉट, शॉर्ट सनस्पॉट साइकिल के समय, जिसे सनस्पॉट मैक्सिमा कहते हैं, मैक्सिमा इसलिए कहते हो कि ज्यादा हीटिंग होती है, ठीक है। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट और इक्वेटर के बीच में, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी और विषुवत रेखीय निम्न दाब पेटी के बीच में दाब प्रवणता, प्रेशर डिफरेंस बढ़ जाता है। और जब ये प्रेशर डिफरेंस बढ़ेगा, तब ईस्टर्ली और वेस्टर्ली दोनों पवने, दोनों विंड्स की वेलोसिटी में भी इंक्रीमेंट होगा, बढ़ोतरी होगी, और ईस्टर्ली वेस्टर्ली बहुत तेज स्पीड से वेलोसिटी से मूव करना चालू कर देगी, तूफान की तरह, आंधी की तरह। इस फिनोमेना को बोलते हैं स्ट्रेंथनिंग ऑफ प्रिवेलिंग विंड, या पूर्वी पवनों और पछुआ पवनों का सशक्त होना। देखो, समझो, जब लॉन्ग सनस्पॉट साइकिल थी, ये देखो, ये लॉन्ग है और शॉर्ट, लॉन्ग सनस्पॉट साइकिल के समय कम हीटिंग हुई अर्थ के ऊपर, और ईस्टर्ली वेस्टर्ली की वेलोसिटी में कमी आ गई। शॉर्ट सनस्पॉट साइकिल के समय जब ज्यादा हीटिंग हुई, इक्वेटर और सब ट्रॉपिकल एरिया के बीच में प्रेशर डिफरेंस, दाब प्रवणता बढ़ गई। जब प्रेशर डिफरेंस बढ़ गया, दाब में अंतर बढ़ गया, तो ईस्टर्ली और वेस्टर्ली पवनों की वेलोसिटी में क्या हो गई, बढ़ोतरी। तो शॉर्ट सनस्पॉट साइकिल के समय ईस्टर्ली और वेस्टर्ली के पवनों का जो वेग है, वेलोसिटी है, स्पीड है, वो बहुत ज्यादा है। इस प्रोसेस को बोलते हैं स्ट्रेंथनिंग ऑफ प्रिवेलिंग विंड, प्रचलित पवनों का सशक्त होना। और अब ईस्टर्ली और वेस्टर्ली बहुत ज्यादा वेलोसिटी से मूव करती है, प्रोपेगेट करती है, वेलोसिटी बढ़ जाती है, और ये होता है शॉर्ट सनस्पॉट साइकिल के। मेरे ख्याल से इतनी चीज क्लियर आ गया, ध्यान। ये इक्वेटर, और मैं आपको बता रहा हूं शॉर्ट सनस्पॉट साइकिल का समय
जिसे हम लोग बोलते हैं लघु सौर कलक सिद्धांत के समय या लघु सौर कलक के समय, इस समय ईस्टर्ली और वेस्टर्ली का वेग, यह है ईस्टर्ली पूर्व से पश्चिम की ओर गति करने वाली पवन, और यह है वेस्टर्ली पवन। इनकी वेलोसिटी में, वेग में बहुत वृद्धि हो चुकी है, तूफान की तरह चल रही है। और अब ये जो ईस्टर्ली होगी, ये पेरू के तट से, ध्यान देना, पेरू के तट से बहुत ज्यादा अमाउंट में गर्म पानी को, वार्म वाटर को ड्रैग करेगी इंडोनेशिया की तरफ, और इंडोनेशिया की तरफ बहुत ज्यादा गर्म पानी का एक्यूमुलेशन हो जाएगा नॉर्मल टाइम से ज्यादा। जब ईस्टर्ली और वेस्टर्ली स्ट्रांग हो जाएंगी, फोकस करिए, तो हर जो ओशनिक करंट है जो फ्लो कर रही थी साउदर्न पैसिफिक ओशन में, दक्षिणी प्रशांत महासागर में, करंट का नाम है, मैंने कई बार आपको बताया है, एक करंट है साउथ इक्वाटोरियल करंट, एक करंट है ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा, पढ़ चुके हैं हम लोग, और एक करंट है साउथ पैसिफिक ड्रिफ्ट, दक्षिणी प्रशांत प्रवाह। ये सारी करंट में पानी की मात्रा, जल की मात्रा भी बढ़ जाती है, ज्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर कैरी होता है। इंग्लिश में ये बोलते हैं कि द ईस्टर्लीज एंड द वेस्टर्लीज एबल टू कैरी tremendous amount of water mass from the coast of Peru to Indonesia and from the coast of Southeast Australia towards the coast of Chile. And every oceanic current of Southern Pacific Ocean becomes stronger. They become stronger in their velocity, they become stronger in their propagation, they become stronger in their impact. तो हर एक ओशनिक करंट में अब ज्यादा पानी आ गया, ज्यादा पानी की मात्रा आ गई, और यही कारण है कि जब हर एक ओशनिक करंट स्ट्रांग हो गई ईस्टर्ली वेस्टर्ली के साथ, तो ये जो साउथ पैसिफिक ड्रिफ्ट होगी, दक्षिणी प्रशांत प्रवाह, ये चिली के तट पर, देखो ये चिली है, चिली के तट पर बहुत ज्यादा अमाउंट में पानी को एक्यूमुलेट करेगा, एकत्रित करेगा। पानी एकत्रित होता गया, एक्यूमुलेट होता गया चिली के कोस्ट पर, और इतना ज्यादा पानी इकट्ठा हुआ चिली के कोस्ट पर। अच्छा, पेरू के कोस्ट पर वाटर लेवल कम है, क्यों? क्योंकि ईस्टर्ली यहां से पानी को कैरी कर रही है। तो पेरू के कोस्ट पर वाटर लेवल नॉर्मल टाइम से ज्यादा कम हो गया, चिली के कोस्ट पर वाटर लेवल नॉर्मल टाइम से ज्यादा बढ़ गया। जैसे मान लो नॉर्मल टाइम में ये चिली है, ये पेरू, तो नॉर्मल टाइम में चिली के पास पानी कितना था? इतना था, वाटर लेवल ये था, और पेरू के पास ये, और चिली से पेरू की तरफ एक ठंडी करंट चलती थी जिसका नाम था पेरू करंट या हम्बोल्ट करंट, पढ़ा हमने। लेकिन शॉर्ट सनस्पॉट साइकिल के समय जब ईस्टर्ली और वेस्टर्ली, पछुआ और पूर्वी पवनों का वेग बढ़ जाता है, तो चिली के पास बहुत ज्यादा अमाउंट में पानी एक्यूमुलेट होता है और पेरू के पास कम होता है। तो चिली से पेरू की तरफ अब एक बहुत ही तीव्र ढाल, स्टीप स्लोप, ध्यान देना, ये सब हटाते हैं, तो चिली से पेरू की तरफ एक बहुत ही तीव्र ढाल का, स्टीप स्लोप का निर्माण हो जाता है। इसी स्टीप स्लोप के साथ ढाल बढ़ गई है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ठंडी करंट, सशक्त ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है। इस ठंडी जलधारा को हम लोग बोलते हैं कौन सी जलधारा? पेरू जलधारा। लेकिन इसी स्ट्रॉन्ग पेरू जलधारा को अब बोला जाता है ला नीना। तो ला नीना कोई अलग से ओशनिक करंट या महासागरी जलधारा नहीं है, ये पेरू जलधारा ही है, ठंडी जलधारा है। लेकिन पेरू जलधारा जब ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, सशक्त हो जाए, ज्यादा पानी ठंडा हो जाए और ज्यादा ठंडा पानी मूव करे चिली से पेरू की तरफ दक्षिण उत्तर दिशा में, तब उसी ठंडी और सशक्त स्ट्रॉन्ग पेरू करंट को बोला जाएगा ला नीना। एल नीनो का बिल्कुल उल्टा। और एल नीनो चलेगी कब? जब लॉन्ग सनस्पॉट साइकिल, हीटिंग कम होगी, ईस्टर्ली वेस्टर्ली का वेग कम हो जाएगा। ला नीना डेवलप होगी कब? जब शॉर्ट सनस्पॉट साइकिल पीरियड होगा, अर्थ के ऊपर ज्यादा हीटिंग होगी, ईस्टर्ली वेस्टर्ली का वेग बढ़ जाएगा, तब जाकर तो होता है ला नीना का। यह है एल नीनो और ला नीना। समझ में आया? ला नीना ठंडी जलधारा, एल नीनो गर्म जलधारा। ला नीना फ्लो करती है चिली से पेरू की तरफ, एल नीनो फ्लो करता है पेरू से चिली की तरफ। ला नीना का फॉर्मेशन तब जब दोनों पवनों का वेग ज्यादा, ईस्टर्ली वेस्टर्ली का। एल नीनो का फॉर्मेशन कब? जब दोनों पवनों, ईस्टर्ली और वेस्टर्ली विंड्स की वेलोसिटी कम। और यह है एल नीनो एंड ला नीना। मेरे ख्याल से कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है आप लोगों के दिमाग में। ठीक हुआ? ये दो टॉपिक क्लियर हुए, एल नीनो और ला नीना क्या है। सब मैंने नोट्स में अवेलेबल कराया, जो मैं बोल रहा हूं सब मैंने वैसे ही लिखवाया। तो नोट्स पढ़ोगे, एक दो बार पढ़ोगे, आपको समझ में आ जाएगा। चाहो तो एक बार वीडियो को और देख लेना, सब चीज क्लियर हो जाएगी।
अब मुझको ये बताओ, अब कोई समस्या यहां तक? सोल ऑफ गॉड, दिसंबर मंथ में इसका फॉर्मेशन होता है, लेकिन ये प्रोसेस बहुत सालों से चल रही है। तो एक ऐसा साल होगा जब दिसंबर मंथ में एलिनो का फॉर्मेशन, इसलिए उसको चाइल्ड ऑफ क्राइस्ट बोलते हैं, क्योंकि दिसंबर क्रिसमस के आसपास फॉर्मेशन हो रहा है। अब बताइए, कोई दिक्कत बच्चों? एलिनो समझे, लानीना समझे? वेटिंग, क्योंकि सब पूछ लो, क्योंकि फिर मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूं आप लोगों से। देखते हैं वो आपसे बनते हैं कि नहीं। कैसे क्वेश्चन आएंगे अभी दिखा देते हैं आपको। कोई डाउट? सब बताओ जल्दी। नहीं, लारीना का कोई नाम नहीं है। नहीं, लारीना का कोई फिक्स्ड मंथ नहीं है सोल ऑफ गॉड, क्योंकि जब ये हीटिंग बढ़ जाती है तो साल भर सीटिंग बढ़ती चली जाती है। तो लारीना का फिक्स मंथ नहीं है। एलिनो का फिक्स मंथ होता है नॉर्मली दिसंबर का मंथ। अब दिसंबर का मंथ ये नहीं कि पूरे दिसंबर में होगा, कभी कभी नवंबर, कभी कभी आप कह सकते हो जनवरी, इसके आगे वैरी कर जाता है, पर लारीना का ऐसा कोई मंथ नहीं। ठीक हुआ? डन। चलो आ जाओ क्वेश्चन टाइम। चलिए, चलो बच्चों, सब जवाब देना अब अच्छे से। कैसे क्वेश्चन आएंगे? सिंपल क्वेश्चन आएंगे, देख लो। फर्स्ट क्वेश्चन, एबीसीडी। क्वेश्चन है, एलिनो रिफर्स टू ए टेम्परेचर एनोमली। टेम्परेचर एनोमली का मतलब होता है चेंज। एनोमली इन विच ओशन? इंडियन, पैसिफिक, साउथर्न, अटलांटिक। सिंपल क्वेश्चन है, एलिनो किस महासागर में तापमान विसंगति संबंधित है? भारत, प्रशांत, दक्षिणी, अटलांटिक। आंसर देना बस एबीसी में। एबीसीडी क्या आंसर होगा, फटाफट बताओ। सिंपल क्वेश्चन। आंसर क्या है, जल्दी बताओ। एबीसीडी। फटाफट सब बच्चे, जल्दी 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 जल्दी। आज हम पूरे 10-12 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है? गुड, ठीक, वेरी गुड, ठीक। चलो आओ जरा सेकंड क्वेश्चन पे आओ। अच्छा, एलिनो देखो जरा, इंग्लिश में पढ़ते हैं पहले फिर हिंदी में। इज अ वार्म करंट इन द पैसिफिक ओशन फ्लोइंग नियर द कोस्ट ऑफ पेरू। सेकंड, कोल्ड करंट इन द पैसिफिक ओशन फ्लोइंग नियर द कोस्ट ऑफ पेरू। थर्ड, वार्म करंट इन द अटलांटिक ओशन फ्लोइंग नियर द कोस्ट ऑफ पेरू। फोर्थ, अ कोल्ड करंट इन द अटलांटिक ओशन फ्लोइंग नियर द कोस्ट ऑफ आइसलैंड। ठीक, हिंदी में देखो, एलिनो है पेरू के तट के पास बहने वाली प्रशांत महासागर की एक गर्म धारा, पेरू के तट के पास बहने वाली प्रशांत महासागर की एक ठंडी धारा, पेरू के पास बहने वाली अटलांटिक महासागर की गर्म धारा, अटलांटिक महासागर में आइसलैंड के तट के पास बहने वाली ठंडी धारा। क्या आंसर होगा सेकंड का, एबीसीडी? क्या आंसर होगा सेकंड का, एबीसीडी? एबीसीडी जल्दी बताओ। आंसर होगा ए, अ वार्म करंट इन द पैसिफिक। पैसिफिक ओशन के पास बहने वाली गर्म धारा। ठीक है, आइए नेक्स्ट। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन, लानीना विच कम्स आफ्टर एलिनो इफेक्ट द पैसिफिक ओशन बाय।
लानीना कैसे इफेक्ट करती है? देखो, बाय वार्मिंग इट, बी कूलिंग इट, सी मेंटेनिंग स्टेबल टेम्परेचर, डी नन। ठीक है, क्वेश्चन देखो, एलिनो के बाद आने वाला लानीना प्रशांत महासागर को गर्म करेगा, ठीक है, ठंडा करता है, स्थिर टेम्परेचर बनाए रखता है, इनमें से कोई। क्या आंसर होगा? ए बी सी डी। गर्म करेगा, ठंडा करेगा, स्थिर करेगा। थर्ड, थर्ड का बताइए बच्चों, ए बी सी डी। ए बी सी डी, थर्ड का क्या आंसर होगा? ऑफ कोर्स बी। क्या करेगा? कूल करेगा। एलिनो, लानीना कौन सी जलधारा है? ठंडी जलधारा। वही पेरू जलधारा है। अगर पेरू जलधारा और ठंडी हो जाए, और स्ट्रांग हो जाए, तो उसे लानीना बोलते हैं। आइए फोर्थ क्वेश्चन, एलिनो विच इन्फ्लुएंस द इंडियन मानसून इज। अब इंडियन मानसून पर आगे आएंगे, पर अभी फिलहाल देखिए। अ कोल्ड ओशनिक करंट दैट फ्लोज नॉर्थवर्ड अलोंग द कोस्ट ऑफ चिली। सुनना, a cold oceanic current that flows northward along the coast of Chile. Second, a warm oceanic current that flows westward along the coast of Ecuador or Peru. ठीक है, अच्छा। Third, a low pressure system over western coast of Spain. None of the above. हिंदी में, भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाला एलिनो है एक ठंडी समुद्री जलधारा जो चिली के तट के साथ उत्तर की ओर बहती है। ध्यान रखना, उत्तर की बहती की गर्म है कि ठंडी है। दूसरा, एक गर्म समुद्री जलधारा जो इक्वाडोर और पेरू के तट के पास पश्चिम की ओर बहती है। तीसरा, स्पेन के पश्चिम के तट पर एक निम्न दाब का क्षेत्र या प्रणाली। उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या आंसर होगा फोर्थ का? एबीसीडी। फोर्थ का आंसर, फोर्थ का आंसर एबीसीडी। अरे बच्चों, बी क्यों होगा? देखो, बी क्या लिख रहे हैं? वार्म तो चलो ठीक है, करंट दैट फ्लोज वेस्टवर्ड, तो वेस्टवर्ड कहां फ्लो करती है एलिनो? एलिनो तो नॉर्थ से साउथ फ्लो करती है ना, उत्तर से दक्षिण, पेरू से चिली की तरफ। तो साउथवर्ड होता तो सही होता, ये क्या है? वेस्टवर्ड है। ठीक है, वार्म ठीक है, लेकिन ये किस तरफ फ्लो कर रही है? साउथवर्ड, दक्षिण की तरफ, उत्तर से दक्षिण। इसलिए तो बोल रहा हूं, डायरेक्शन पर ध्यान दो। तो इसका आंसर होगा नन ऑफ द अबव, कोई नहीं। डी। ध्यान से पढ़ेंगे सब लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अब ये क्वेश्चन के लिए हमें थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा। ये कल वाले क्वेश्चन आ गए, अभी थोड़ा सा और टॉपिक है, तो एलिनो लानीना को लेकर हमें खत्म करनी पड़ेगी। चलो, कितने क्वेश्चंस क्लियर हुए आप लोगों को? वेरी गुड, फोर्थ का डी। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि एलिनो समझ में आया, लानीना समझ में आया। अब देखो जरा, फटाफट आइए। देखो, जो नए टॉपिक ऐड हुए हैं यूनिट 3 में, उसमें क्या क्या टॉपिक है जरा देखिएगा आप लोग। कुल मिला के कितने टॉपिक हैं अगर हम लोग यूनिट 3 की बात करें तो? पहला टॉपिक था एलिनो, जो आज हमने पढ़ा। दूसरा टॉपिक था लानीना, इसमें थोड़ा सा और पढ़ना है हम लोगों को, वो हम लोग कल पढ़ेंगे। एलिनो लानीना हम लोगों ने समझा। फिर हमें पढ़ना है साउदर्न ऑस्सिलेशन, जिसको दक्षिणी दोलन कहा जाता है, इसे हम लोग कल पढ़ेंगे। और कल एक और टॉपिक खत्म करेंगे, वो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, तो ये 4 नए टॉपिक ऐड हुए हैं। इसके बाद मुझे एक और टॉपिक करवाना, जो मैं लास्ट में कराऊंगा, मेजर साइक्लोन्स ऑफ इन इंडिया। इंडिया में कौन कौन से साइक्लोन्स आते हैं और आए हैं अभी हाल ही के 5 दिनों में, और बाकी के जो टॉपिक हैं वो दूसरे टीचर कवर करवाएंगे। ठीक है, तो एलिनो ये कॉन्सेप्चुअल पार्ट था। एलिनो आपको समझ में आना चाहिए, लानीना आना चाहिए। इसके कुछ प्रभाव या इम्पैक्ट पर हम लोग कल बात करते हैं। और एक प्रभाव है साउदर्न ऑस्सिलेशन, दक्षिणी दोलन, इसे कल करते हैं। और कल पॉसिबली हम लोग साउदर्न ऑस्सिलेशन को भी खत्म कर देंगे और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को भी खत्म कर देंगे। तो ये पूरा टॉपिक एलिनो और ये चारों टॉपिक आपके खत्म हो जाएंगे। फिर दूसरे टीचर
दूसरे टॉपिक लेंगे और 5-6 दिन के बाद ये टॉपिक मैं साइक्लोन वाला मैं कवर करवा दूंगा। तो वही चीज है, आपकी यूनिट 1 चल रही है, यूनिट 3 मेरे साथ चल रही है और यूनिट 10 आपकी लगातार चल रही है। और आज हमने 2 टॉपिक खत्म करे, एलिनो और लानिना। ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन आया है, शॉर्ट के समय इसलिए बढ़ जाता है सोल ऑफ गॉड। बेटा पहले तो अपना नाम बताओ, तुम्हारा टाइटल तो बहुत अच्छा है, सोल ऑफ गॉड। ठीक है, नाम क्या है आपका? नाम बताना बेटा, ठीक है। वो इसलिए बढ़ता है कि जो सन की आउटर मोस्ट लेयर है उसमें लगातार स्पॉट बनते हैं और खत्म होते हैं। अच्छा, कभी कभी कुछ स्पॉट जो होते हैं वो बहुत समय तक के लिए रहते हैं, 11 साल 12 साल जो भी, उसे लॉन्ग बोलेंगे। कभी कभी कुछ स्पॉट कम समय तक के लिए रहते हैं, उसके बीच में जो स्पॉट होते हैं वो नॉर्मल टाइम होता है। तो सन में ये स्पॉट बन रहे हैं और कम हो रहे हैं। तो जब लंबे समय तक लिए स्पॉट रहे तब रेडिएशन कम हो जाए, जब मीडियम टाइम के लिए, एवरेज टाइम के लिए स्पॉट रहे तो नॉर्मल टाइम है जिसमें हम लोग जीवन जी रहे हैं। और शॉर्ट के समय जब कम समय के लिए स्पॉट होता है तो सन की ज्यादा रेडिएशन पहुंचती है, क्योंकि धब्बे उसको रोक नहीं पाते हैं अर्थ के सरफेस के ऊपर, और इसलिए रेडिएशन बढ़ जाता है। अब ये थ्योरी है, जैसे आपने सुना होगा ना कि अर्थ के ओरिजिन को लेकर एक थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी, कि आज से 4.5 बिलियन ईयर्स पहले, 450 करोड़ साल पहले या उससे भी पहले एक बड़ा विस्फोट हुआ था जिससे सारे प्लैनेट या यूनिवर्स बना इत्यादि वगैरह। तो वो एक थ्योरी है, परसेप्शन। और हम ये मान के चलते हैं कि सन में भी ऐसे स्पॉट बनते हैं जिसके कारण कभी रेडिएशन कम हो जाती, कभी बढ़ जाती। और ये स्पॉट लगातार बन रहा है, कुछ बहुत समय तक रहते हैं, कुछ उससे कम समय तक रहते हैं और कुछ बहुत कम समय तक रहते हैं। तो जो बहुत कम समय तक रहेंगे उस समय रेडिएशन का इम्पैक्ट ज्यादा होगा, और यही कारण है कि तापमान में वेरिएशन। ठीक। ओके अनिरुद्ध। अच्छा, सबको आवाज कम आ रही है क्या आज? सौभाग्य तुम बोल रहे हो आवाज कम आ रही है, सब बच्चों को कम आ रही है, ऐसा तो नहीं सौभाग्य तुम्हें कम आ रही हो? सबको कम आ रही है क्या बच्चों वॉइस? उसको ठीक करते हैं अभी। सौभाग्य तुम्हारे सिस्टम में या तो मोबाइल में कुछ में और दिक्कत आ रही है, क्योंकि सबको आ रही है वॉइस, ठीक आ रही है। तो कुछ सिस्टम में दिक्कत होगी बेटा, है ना, उसको ठीक करो। अनिरुद्ध क्लियर हुआ ये? चलो, तो इस टॉपिक को हमने यहाँ पर वाइंड अप किया। मेरे ख्याल से आप लोग कॉन्सेप्ट को समझे। हमारे सिलेबस के 2 टॉपिक खत्म होते हैं। कल हम लोग शुरू करेंगे साउदर्न ऑसिलेशन या दक्षिणी दोलन, और कल पॉसिबली संभवतः हम लोग शुरू कर देंगे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की। कल कंप्लीट हो गया तो अच्छी बात है, वरना परसों तो कंप्लीट हो ही जाएगा। ठीक है, हम लोगों के साथ ये टॉपिक को कवर करते रहो। और नोट्स सारे लोग, मैं जो बार बार आपको बोल रहा हूँ कि नोट्स की फोटोकॉपी आप लोग निकाल लीजिए, आपके हाथ में वो होना चाहिए। जो जो चीज़ मैं पढ़वा रहा हूँ, जहाँ पर हम लोग अंडरलाइन करवा रहे हैं, उसको आप अंडरलाइन करिएगा। सारे अटैचमेंट आपकी पहली क्लास में भी होंगे, सब में हम लोग शेयर कर ही दे रहे हैं सब चीज़ों को। और अब इन सारे टॉपिक को आने वाले 7, 8, 10 दिनों में हम लोग खत्म कर देंगे। तो आपकी यूनिट 1, यूनिट 3 और यूनिट 10 खत्म हो जाएगी। ठीक है, जैसे मैंने बोला था कि पहले स्लॉट में ये 3 यूनिट खत्म करेंगे हम लोग, और दूसरे स्लॉट में जो बाकी बची यूनिट हैं, जैसे आप देख रहे हैं यूनिट 5 का एक ही टॉपिक ऐड हुआ है नए सिलेबस में, यूनिट 6 पूरी बची है, सारे टॉपिक ऐड हुए हैं नए सिलेबस में, यूनिट 7 है, यूनिट 8 करंट अफेयर सबसे लास्ट में करेंगे हम। ठीक। और तो पहले स्लॉट में ये कवर करते हैं और दूसरे स्लॉट में दूसरे टॉपिक कवर करते हैं। डन? चलिए, ठीक है बच्चों, थैंक यू।
कल मिले हम लोग, और कल साउदर्न ऑसिलेशन या दक्षिणी दोलन शुरू करेंगे एलिनो लानिना के बाद, और समझेंगे वो क्या है।